हेलो स्टूडेंट, KSN केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं जैव विकास के टॉपिक में लैमार्कवाद को, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जैव विकास क्या होता है। देखिए, जैव विकास को बहुत सरल शब्दों में समझें तो निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास होता है उसे कहते हैं जैव विकास। ठीक है, यानी हम मानव की बात कर लें तो हम मानव जो थे पहले हम लोग वो क्या करते थे, 4 पैरों पे चलते थे। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, हमारे मुंह की जो बनावट की फेस की वो इतनी आगे निकला हुआ फेस था। तो तब से लगाकर अब तक देखिए अब क्या है, अब हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं 2 पैरों पे। मेरे जो आगे के पैर जिससे चलते थे वो हाथ में बदल चुके हैं, मुंह हमारा जो है वो अंदर की ओर दब चुका है। ये सब क्या है, एक विकास ही तो है। तब से लगाकर अब तक जो विकास हुआ है उसी को कहते हैं जैव विकास, यानी निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास होता है उसे कहते हैं जैव विकास। उस जैव विकास के अंदर लैमार्कवाद, डार्विनवाद व आपका उत्परिवर्तनवाद आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके लैमार्कवाद को। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैमार्कवाद को। ध्यान से देखिएगा, लैमार्कवाद को पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको लैमार्कवाद बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा जो है लैमार्कवाद में, तो पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि लैमार्क का पूरा नाम क्या था और साथ में लैमार्क ने ऐसी कौन सी बुक लिखी थी यानी किताब लिखी थी जो बहुत फेमस थी। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लैमार्क थे इनका पूरा नाम जो था वो था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। इस नाम को रट लीजिए, याद कर लीजिए, कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में, सब में आता है, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुक लिखी, फिलॉसफी जूलॉजी 1809 में। यानी पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, फिलॉसफी जूलॉजी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, अब वो कौन कौन से बिंदु हैं तो एक एक करके समझ लीजिए, बहुत सरल है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए, लैमार्क के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं, तो उसको हम लोग क्या देख लीजिए। उसको पहला पॉइंट आपका आ गया, बड़े होने की प्रवृत्ति। आप इस हेडिंग के अनुसार अगर समझें तो आप अपने आप को खुद ले लीजिए, आप कितने बड़े पैदा हुए थे, छोटे से थे, आज देख लीजिए आप क्या हैं, लंबाई बढ़ी, बड़े होना, आप बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, बड़े प्रत्येक जीव में, जिसमें जीव है यानी जिसमें सांस लेते जो सजीव हैं उनमें क्या होती, बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे वो हम लोग हों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वातावरण का प्रभाव। अब देखिए, इस समय देख रहे हैं गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से अपने आप को आपने ढाल लिया, जाड़ा होता तो अभी स्वेटर पहन लेते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं। जैसा बरसात है तो बरसात के हिसाब से ढल जाएंगे, रेनकोट पहन के बाहर निकलेंगे, छाता ले लेंगे। अभी बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ के हिसाब से अपने आप को डालेंगे। जैसा वातावरण होगा वैसे ही अपने आप को आप ढाल लेंगे। वातावरण आपके अनुसार नहीं ढलता है, आप वातावरण के अनुसार ढलते हैं। तो क्या है, अगर वातावरण आपके अनुसार ढलने लगा फिर इस नेचर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब आप चाहोगे जाड़ा कर लोगे, जब चाहोगे गर्मी कर लोगे, आप तो फिर भगवान हो गए, है ना। तो क्या होता है, वातावरण के अनुसार आपको ढलना है, ना कि वातावरण आपके अनुसार ढलेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अंगों का अधिक व कम उपयोग। देखिए, आप जिस हाथ से लिखते हैं, चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंड, दाएं बाएं से जिससे भी लिखते हैं, आप जिस हाथ से लिखते हैं वो जल्दी लिख लेंगे। उसके विपरीत हाथ से अगर लिखने को कहा जाए तो आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है, जिस अंग का उपयोग आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिस अंग का उपयोग आप कम करेंगे वो कम सक्रिय रहेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जिस अंग का उपयोग आप कम कर रहे हैं वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मानव शरीर में मैं आपको बता दूं, 100 से अधिक ऐसे अंग पाए जाते हैं जो हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, आज नहीं हैं। इनमें से निमेशक पटल हो गई, आँख के किनारे देखोगे गुलाबी रंग की, उंडुक पुच्छ हो गए जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, बड़ी आँत के नीचे होता है। ठीक है, शरीर पर बाल,
इस तरह के बहुत से ऐसे अवशेषीय अंग हैं जो हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है। अब चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सरल है, नहीं स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत में आप देखेंगे तो पहला पॉइंट था बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव, और तीसरा पॉइंट है अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव। ये तीनों चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, इसी को कह दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखोगे लैमार्क ने इन 4 बिंदुओं के बाद कुछ पॉइंट उदाहरण के माध्यम से समझाने को आपके सामने हम बताएंगे, लैमार्क ने बताया है। पहला है जिराफ का उदाहरण और दूसरा है सर्प का उदाहरण। देखिए जिराफ की अगर कहानी हम बताएं तो बहुत सरल है, बस ध्यान से सुनिए। ये कहानी आपके सामने क्या है कि जब जो जिराफ था वो आज के जिराफ की तरह नहीं होता था। पहले जिराफ अफ्रीकी रेगिस्तान में रहते थे और उस समय जो अफ्रीका का आज रेगिस्तान है वो हरा भरा मैदान हुआ करता था। और साथ ही साथ ये जो जिराफ थे वो हिरन की तरह थे, लंबी गर्दन वाले नहीं थे। अब अफ्रीका के रेगिस्तान में क्या हुआ, उस हरे भरे मैदान में अचानक उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक परिवर्तन हो जाए, और वहाँ उत्परिवर्तन हो जाने के साथ साथ वहाँ हरा भरा जो मैदान था वो रेत में बदल गया। अब पेड़ों की ऊंची पत्तियाँ ही बची, वो भी कांटेदार। उन जिराफों ने क्या किया, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाला, यानी उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को और आगे के जो पैर थे उनको उचका के उन पत्तियों को खाया, जिससे उनकी गर्दन व टांग क्या हो गई, अगली लंबी हो गई, जो कि आपको वर्तमान में देखने को मिलता है। इस तरह के जिराफ क्या होते हैं आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सर्पों का उदाहरण। देखिए लैमार्क के अनुसार जो था, सांपों के भी पैर हुआ करते थे। जब वो दौड़ते थे तो झाड़ियों में या बिलों में फंस जाते थे, जिससे किसी न किसी का, जंतु का या किसी मानव का शिकार हो जाते थे। अब सांपों ने क्या किया, अपने आप को अलग वातावरण में ढालने की कोशिश करी, रेंगना प्रारंभ कर दिया। अब जब उन्होंने रेंगना प्रारंभ किया तो अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया, जिससे आज आपको रेंगने वाले ही सांप मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या है। अब ये सब कहानी बताने के बाद कुछ तो लैमार्क के विरोध में आ गए और कुछ उनके पक्ष में आ गए, समर्थन में। भाई कोई चीज़ कहते हो, जैसे गांव में प्रधान होता है या इलेक्शन होता है या विधायकी का इलेक्शन होता है तो क्या होता है, कुछ सरकार के पक्ष की ओर रहते हैं, कुछ दूसरे विपक्ष वाली सरकार की ओर रहते हैं। तो कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ विपक्ष में। इसी तरह लैमार्क के साथ था कि कुछ तो साइंटिस्ट इनके पक्ष में थे और कुछ क्या थे, विपक्ष में थे। अब जो पक्ष वाले थे उनको देख लीजिए। उन्होंने देखिए लैमार्क ने सबसे पहले, देखिए आपको बहुत सारे चूहों पर सुमनर का प्रयोग, सॉरी एक मिनट आता है, रुकिए, थोड़ा सा गायब हो गया तो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखिए आलोचना से पहले उनके समर्थन की बात सुन लीजिए, आलोचना से पहले उनके समर्थन की बात सुन लीजिए। थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मैं उन चीज़ों को फिर से पुनः लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आलोचना से पहले ये समर्थन हो गया, चलिए तो समर्थन की बात सुन लीजिए। अब समर्थन में क्या था, देखिए लैमार्क के कुछ साइंटिस्टों, मतलब जब इनका विरोध हुआ तो लैमार्क के कुछ साइंटिस्टों ने इनका पक्ष रखा कि देखिए ये बताया कि जैसे मान लीजिए लैमार्क के कुछ पक्ष में थे, कहा कि नहीं, जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होते हैं वंशागत सिद्धांत के अनुसार चले जाते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब है, इनके जो लैमार्क थे उन्होंने कहा, केवल इनके जो अन्य साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जो हमारे अंदर के लक्षण हैं, अंदर के, वही केवल जा पाते एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, बाहरी लक्षण नहीं जाते हैं। इस तरह तो कुछ साइंटिस्टों ने इनका समर्थन कर दिया, परंतु कुछ ने क्या किया, इनके विरोध में आ गए। विरोध में क्या आ गए, इनके विरोध में ये आ गए कि वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जैसे मान लीजिए, एक मिनट होल्ड करिएगा, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा सा ये
गड़बड़ हो गया है, इसको डिलीट मार देता हूँ। आलोचना। अब देखिए आलोचना में ये कहा गया लैमार्क के कि आलोचना में ये बता दिया गया कि इन्होंने एक बीजमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी। पूंछ काटने पर 23वीं पीढ़ी का जब चूहा पैदा हुआ वो भी पूंछ वाला पैदा हुआ था। उन्होंने कहा भाई हमने तो चूहों के पीछे जो पूंछ है वो 22 पीढ़ियों तक काटी, बिना पूंछ वाले चूहे नहीं पैदा हो गए। आपने कह दिया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ बन गए, ये कैसे हो गया। या हमारे हिंदू कथा में देखते हो लड़कियां पैदा होती हैं, उसके बाद क्या होता है उनके नाक और कान छेदे जाते हैं। क्या लड़कियां नाक कान छिदी हुई पैदा होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, प्रथा है जिससे नाक हिंदुओं में देखते होगे कि नाक कान छेदने की प्रवृत्ति जो प्रथा है वो जब पैदा होती है उसके बाद छेदा जाता है। तो ये सब देखिए, ये उदाहरण दिया। फिर ये बता दिया कि जरूरी नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो। ये सब इनकी आलोचना के बारे में इनके उदाहरण रखते हुए इनकी आलोचना भी करी। अब कई तो समर्थन में भी थे, समर्थन में कहा कि नहीं लैमार्क के अगर समर्थन। अब देखिए मैं समर्थन का थोड़ा सा टॉपिक उठा लेता हूँ, समर्थन वाला। समर्थन में देखिए कौन कौन, जैसे यहाँ पर देख लीजिए चूहों का सुमनर, एक सुमनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। कैमर का प्रयोग है, मैकडूगल का प्रयोग है, कुत्तों पर पहलुओं का प्रयोग है। तो उन्होंने ये बताया, जैसे कुत्तों का पहलुओं का प्रयोग क्या है, उन्होंने ये बताया कि कुत्ते को घंटी बजा के भोजन देने की आदत डाली। ठीक है, अब क्या किया, एक दिन ऐसा किया कि उन्होंने घंटी बजाई मगर भोजन नहीं रखा, तब भी कुत्ता क्या था, आया भोजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये आदतें जो होती हैं हम लोग ढाल सकते हैं, वातावरण के अनुसार उसको, उस जीव को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इससे इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो लैमार्क के समर्थन में भी कुछ साइंटिस्ट थे और कुछ विरोध में भी थे। तो इस तरह आज के वीडियो में आपने लैमार्क को पढ़ा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्विनवाद को। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट, KSN केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं जय विकास के टॉपिक में लैमार्कवाद को, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि जय विकास क्या होता है। देखिए, जय विकास को बहुत सरल शब्दों में समझें तो निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास होता है उसे कहते हैं जय विकास। ठीक है, यानी हम मानव की बात कर लें तो हम मानव जो थे पहले, हम लोग वो क्या करते थे, 4 पैरों पे चलते थे। ठीक है, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, हमारे मुंह की जो बनावट की फेस की वो इतनी आगे निकला हुआ फेस था। तो तब से लगाकर अब तक देखिए अब क्या है, अब हम लोग बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं 2 पैरों पे। मेरे जो आगे के पैर जिससे चलते थे वो हाथ में बदल चुके हैं, मुंह हमारा जो है वो अंदर की ओर दब चुका है। ये सब क्या है, एक विकास ही तो है। तब से लगाकर अब तक जो विकास हुआ है उसी को कहते हैं जैव विकास, यानी निम्न स्तर के जीव से उच्च स्तर के जीव का जो विकास होता है उसे कहते हैं जैव विकास। उस जैव विकास के अंदर लैमार्कवाद, डार्विनवाद व आपका उत्परिवर्तनवाद आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आपके लैमार्कवाद को। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लैमार्कवाद को। ध्यान से देखिएगा, लैमार्कवाद को पढ़ेंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए जिससे आपको लैमार्कवाद बहुत सरल तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा जो है लैमार्कवाद में, तो पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो ये आ जाता है कि लैमार्क का पूरा नाम क्या था और साथ में लैमार्क ने ऐसी कौन सी बुक लिखी थी, यानी किताब लिखी थी जो बहुत फेमस थी। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो लैमार्क थे इनका पूरा नाम जो था वो था जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। इस नाम को रट लीजिए, याद कर लीजिए, कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में, सब में आता है, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक पुस्तक लिखी, बुक लिखी, फिलॉसफी जूलॉजिक 1809 में। यानी पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, जीन बैटिस्ट डी लैमार्क इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए, अब वो कौन कौन से बिंदु हैं तो एक एक करके समझ लीजिए, बहुत सरल है।
आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिए लैमार्क के सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं, तो उसको हम लोग क्या देख लीजिए। उसको पहला पॉइंट आपका आ गया बड़े होने की प्रवृत्ति। आप इस हेडिंग के अनुसार अगर समझें तो आप अपने आप को खुद ले लीजिए, आप कितने बड़े पैदा हुए थे, छोटे से थे, आज देख लीजिए आप क्या हैं, लंबाई बढ़ी, बड़े होना, आप बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, बड़े प्रत्येक जीव में, जिसमें जीव है यानी जिसमें सांस लेते जो सजीव हैं, उनमें क्या होती, बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो हम लोग हों। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, वातावरण का प्रभाव। अब देखिए इस समय देख रहे हैं गर्मी है, तो गर्मी के हिसाब से अपने आप को आपने ढाल लिया, जाड़ा होता तो अभी स्वेटर पहन लेते हैं, रजाई का प्रयोग करते हैं। जैसा बरसात हो तो बरसात के हिसाब से ढल जाएंगे, रेनकोट पहन के बाहर निकलेंगे, छाता ले लेंगे। अभी बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। जैसा वातावरण होगा वैसे ही अपने आप को आप ढाल लेंगे। वातावरण आपके अनुसार नहीं ढलता है, आप वातावरण के अनुसार ढलते हैं। तो क्या है, अगर वातावरण आपके अनुसार ढलने लगा फिर इस नेचर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब आप चाहोगे जाड़ा कर लोगे, जब चाहोगे गर्मी कर लोगे, आप तो फिर भगवान हो गए, है ना। तो क्या होता है, वातावरण के अनुसार आपको ढलना है, ना कि वातावरण आपके अनुसार ढलेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, अंगों का अधिक व कम उपयोग। देखिए आप जिस हाथ से लिखते हैं, चाहे राइट हैंड चाहे लेफ्ट हैंड, दाएं बाएं से जिससे भी लिखते हैं, आप जिस हाथ से लिखते हैं वो जल्दी लिख लेंगे। उसके विपरीत हाथ से अगर लिखने को कहा जाए तो आप इतनी जल्दी नहीं लिख पाएंगे, है ना। यानी कहने का मतलब है, जिस अंग का उपयोग आप ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा सक्रिय रहेगा, जिस अंग का उपयोग आप कम करेंगे वो कम सक्रिय रहेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, जिस अंग का उपयोग आप कम कर रहे हैं वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मानव शरीर में मैं आपको बता दूं 100 से अधिक ऐसे अंग पाए जाते हैं जो हमारे पूर्वजों में पाए जाते थे, आज नहीं हैं। इनमें से निमेशक पटल हो गई, आँख के किनारे देखोगे गुलाबी रंग की, उंडुक पुच्छ हो गए जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, बड़ी आँत के नीचे होता है। ठीक है, शरीर पर बाल, इस तरह के बहुत से ऐसे अवशेषी अंग हैं जो हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, इनका कोई यूज नहीं है। अब चौथा पॉइंट क्या आ जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत सरल है, नहीं स्किप करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागत में आप देखेंगे तो पहला पॉइंट था बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा पॉइंट है वातावरण का सीधा प्रभाव, और तीसरा पॉइंट है अंगों के अधिक अथवा कम उपयोग का प्रभाव। ये तीनों चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, इसी को कह दिया उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर देखोगे लैमार्क ने इन 4 बिंदुओं के बाद कुछ पॉइंट उदाहरण के माध्यम से समझाने को आपके सामने हम बताएंगे, लैमार्क ने बताया है। पहला है जिराफ का उदाहरण और दूसरा है सर्प का उदाहरण। देखिए जिराफ की अगर कहानी हम बताएं तो बहुत सरल है, बस ध्यान से सुनिए। ये कहानी आपके सामने क्या है कि जब जो जिराफ था वो आज के जिराफ की तरह नहीं होता था। पहले जिराफ अफ्रीकी रेगिस्तान में रहते थे और उस समय जो अफ्रीका का आज रेगिस्तान है वो हरा भरा मैदान हुआ करता था। और साथ ही साथ ये जो जिराफ थे वो हिरन की तरह थे, लंबी गर्दन वाले नहीं थे। अब अफ्रीका के रेगिस्तान में क्या हुआ, उस हरे भरे मैदान में अचानक उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन का मतलब अचानक परिवर्तन हो जाए, और वहाँ उत्परिवर्तन हो जाने के साथ साथ वहाँ हरा भरा जो मैदान था वो रेत में बदल गया। अब पेड़ों की ऊंची पत्तियाँ ही बची, वो भी कांटेदार। उन जिराफों ने क्या किया, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाला। यानी उन्होंने क्या किया, अपनी गर्दन को और आगे के जो पैर थे उनको उचका के उन पत्तियों को खाया, जिससे उनकी गर्दन व टांग क्या हो गई, अगली लंबी हो गई, जो कि आपको वर्तमान में देखने को मिलता है। इस तरह के जिराफ क्या होते हैं, आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सर्पों का उदाहरण। देखिए लैमार्क के अनुसार जो था, सांपों के भी पैर हुआ करते थे। जब वो दौड़ते थे तो झाड़ियों में या बिलों में फंस जाते थे, जिससे किसी न किसी का, जंतु का या किसी मानव का शिकार हो जाते थे। अब सांपों ने क्या किया, अपने आप को अलग वातावरण में ढालने की कोशिश करी, रेंगना प्रारंभ कर दिया। अब जब उन्होंने रेंगना प्रारंभ किया तो अपने पैरों का उपयोग करना बंद कर दिया।
जिससे आज आपको रेंगने वाले ही सांप मिलते हैं। ठीक है, आगे क्या है। अब ये सब कहानी बताने के बाद कुछ तो लैमार्क के विरोध में आ गए और कुछ उनके पक्ष में आ गए, समर्थन में। भाई कोई चीज़ कहते हो, जैसे गांव में प्रधान होता है या इलेक्शन होता है या विधायकी का इलेक्शन होता है, तो क्या होता है, कुछ सरकार के पक्ष की ओर रहते हैं, कुछ दूसरे विपक्ष वाली सरकार की ओर रहते हैं। तो कुछ हमारे पक्ष में है, कुछ विपक्ष में। इसी तरह लैमार्क के साथ था कि कुछ तो साइंटिस्ट इनके पक्ष में थे और कुछ क्या थे, विपक्ष में थे। आलोचना। अब देखिए, आलोचना में ये कहा गया लैमार्क के कि आलोचना में ये बता दिया गया कि इन्होंने एक बीजमान साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 22 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटी। पूंछ काटने पर 23वीं पीढ़ी का जब चूहा पैदा हुआ, वो भी पूंछ वाला पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा भाई हमने तो चूहों की जो पूंछ है वो 22 पीढ़ियों तक काटी, बिना पूंछ वाले चूहे नहीं पैदा हो गए। आपने कह दिया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ बन गए, ये कैसे हो गया। या हमारे हिंदू कथा में देखते हो, लड़कियां पैदा होती हैं, उसके बाद क्या होता है, उनके नाक और कान छेदे जाते हैं। क्या लड़कियां नाक कान छिदी हुई पैदा होती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। वो हमारे यहाँ मतलब क्या होता है, प्रथा है, जिससे नाक हिंदुओं में देखते होगे कि नाक कान छेदने की प्रवृत्ति जो प्रथा है वो जब पैदा होती है उसके बाद छेदा जाता है। तो ये सब देखिए, ये उदाहरण दिया। फिर ये बता दिया कि जरूरी नहीं कि पहलवान का बेटा पहलवान हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो। ये सब इनकी आलोचना के बारे, इनके उदाहरण रखते हुए इनकी आलोचना भी करी। अब कई तो समर्थन में भी थे, समर्थन में कहा कि नहीं, लैमार्क के अगर समर्थन। अब देखिए, मैं समर्थन का थोड़ा सा टॉपिक उठा लेता हूँ, समर्थन वाला। समर्थन में देखिए कौन कौन, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, चूहों का सुमनर, एक सुमनर साइंटिस्ट है, उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया। कैमर का प्रयोग है, मैकडूगल का प्रयोग है, कुत्तों पर पहलुओं का प्रयोग है। तो उन्होंने ये बताया, जैसे कुत्तों का पहलुओं का प्रयोग क्या है, उन्होंने ये बताया कि कुत्ते को घंटी बजा के भोजन देने की आदत डाली। ठीक है, अब क्या किया, एक दिन ऐसा किया कि उन्होंने घंटी बजाई मगर भोजन नहीं रखा, तब भी कुत्ता क्या था, आया भोजन के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये आदतें जो होती हैं हम लोग ढाल सकते हैं, वातावरण के अनुसार उसको, उस जीव को क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। इससे इस तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं आपके सामने। तो लैमार्क के समर्थन में भी कुछ साइंटिस्ट थे और कुछ विरोध में भी थे। तो इस तरह आज के वीडियो में आपने लैमार्क को पढ़ा। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्विनवाद को। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपकी मर्जी है, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।